हेलो डी स्टूडेंट्स, गरुड़ अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो आपका हमारा लेक्चर है ना, इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर जो गणित की प्रश्नावली 1.1 है ना, आपकी प्रश्नावली आपके, ठीक है, प्रश्नावली आपके 1.1 के हम उदाहरण देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? प्रश्न नंबर 1.1 के आपको उदाहरण देखने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल्स में आपको बता चुका हूँ। इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारा उदाहरण नंबर, यहाँ पर आपका देखेंगे दूसरा, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे उदाहरण नंबर आपको यहाँ पर तीसरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण नंबर हमारा जो लास्ट है उदाहरण नंबर 4। तो आपको यहाँ पर चारों ही उदाहरण दिए गए हैं। तो इस वीडियो में जहाँ तक हमें तीनों ही उदाहरण कंप्लीट आपको करवा देंगे, ठीक है। और आपका मैं फर्स्ट एग्जाम्पल्स आपको बता ही चुका हूँ, तो आपको यहाँ पर चारों उदाहरण आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो सेकेंड हमारा उदाहरण है उस पर आते हैं। तो उदाहरण नंबर 2, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चंस दिया गया है, तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस आपको दिया गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसके? 6 और 20 के। किसके? 6 और 20 के आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब, एचसीएफ को हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर आपको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समवर्तक। और हम एलसीएम को क्या बोलते हैं? हम एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम इसके क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अगर हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए ना, तो वहाँ से ही हमारा क्या निकल जाएगा? एलसीएम, और उसी से ही हमारा क्या निकल जाएगा? एचसीएफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि इसमें सोल्व में आपको यहाँ पर दी गई संख्याएं, ठीक है, दी गई संख्याएं। तो इसमें आपको संख्या कौन कौन सी दी गई? पहली हमारी संख्या है 6, और दूसरी संख्या कौन कौन सी है? कौन सी है हमारी? 20। ये आपको दोनों संख्या लिखी। अब हम इनके कर लेते हैं, अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6 के, ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? आपका 2 3 6 और आपका 3 एकम 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद यहाँ पर हम 20 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 20 के अभाज्य गुणनखंड आपके 2 एकम 2 0, इसके बाद आपका चला जाएगा 2 5 10 और आपका 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमारे क्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमने निकाल लिए हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके? 2 गुणित 3। इनको हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 भी कितनी बार है? 1। मतलब 2 पे घात 1, 3 पे घात 1। इसी हिसाब से हम क्या 20, देखो 20 को हम कितनी है? 2 गुणित 2, मतलब हम इसको क्या लिख लेंगे? 20 को 2 कितनी बार है? 2 बार, मतलब 2 पे घात 2 गुणित आपका कितना हो जाएगा? 5। ये आपके क्या है? दोनों की क्या है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब हम इनके क्या निकाल रहे हैं? अब हम इनके निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम इसके निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लेते हैं, वो भी किसका? 6 और 20 के, ठीक है। संख्याएं 6 और 20 का हम क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं? जो आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना, जो आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना, उसकी आपको यहाँ पर न्यूनतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यूनतम घात लेते हैं। लेकिन न्यूनतम घात में भी एक आपकी यहाँ पर शर्त होती है कि वह ओबेनिष्ठ होना चाहिए। ओबेनिष्ठ मतलब वह संख्या क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करते हैं? अभाज्य जो आपके गुणनखंड होते हैं उसमें आपके अभाज्य ओबेनिष्ठ गुणनखंड क्या लेते हैं? अभाज्य ओबेनिष्ठ गुणनखंड। ओबेनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड, ठीक है, जो कॉमन संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, कॉमन मतलब एक जैसी संख्याएं। क्या मतलब? कॉमन का मतलब एक जैसी संख्या होती हैं, उसकी हम निम्नतम घात लेते हैं। निम्नतम मतलब छोटी घात लेते हैं एचसीएफ में। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉमन संख्या कौन सी है आपके यहाँ पर?
तो आप देखेंगे सर इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि सर इसमें तो आपको यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब कॉमन मिल रहा है, ओबेनिस्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब ए वाला हमारा ओबेनिस्ट मिल रहा है, ठीक है। 2 हमारा एक ओबेनिस्ट है, लेकिन 3 ओबेनिस्ट नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है आपका, इसमें 5 दिया है लेकिन इस वाले में नहीं दिया है। तो आपका एक ओबेनिस्ट गुणनखंड आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा, क्योंकि और इसमें क्या लेते हैं हम, निम्नतम घात लेते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि 2 पे घात 2 और यहाँ पे 2 पे घात 1। तो यहाँ पर हमारा क्या निम्नतम घात कौन सी लेंगे, हम 2 पे घात 1 लेंगे, ना कि 2 पे घात 2। निम्नतम मतलब छोटी घात लेते हैं। 2 पे घात 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे घात 1 कितना होता है हमारा 2, 2 एकम 2। तो आपका HCF कितना आया, आपका 6 और 20 का आपका HCF आया 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इनका LCM देख लेते हैं। LCM किसका देखते हैं हम, 6 और 20 का। तो LCM में पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि LCM में हम बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, जितने भी गुणनखंड होते हैं ना उसमें हम क्या लेते हैं, उनकी बड़ी घात लेते हैं। और उसमें ओबेनिस्ट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसमें जो आपकी कॉमन संख्या होती है उसका कोई रोल नहीं है, कॉमन हो या कॉमन नहीं हो उसमें हमारे लिए इसका कोई रोल नहीं है। अगर उसमें कॉमन नहीं होगा तब भी हम उस संख्या को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखिएगा, आपको संख्या कौन सी दी गई है, 2 3 5, जितनी भी संख्या है ना सबसे पहले आपको उनको लिख लेना है, 2 3 5, ठीक है। तो इसमें हमारा कॉमन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें जितने भी आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं सभी गुणनखंड लेते हैं और उनकी सबसे बड़ी घातों में लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पर 2 है। 3 की सबसे बड़ी घात 1 है और 5 की भी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 ही है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे उसमें हमने क्या लिखा था, छोटी घात लिखा था, और उसमें कॉमन का रोल होता है, मतलब कॉमन जरूरी है, ओबेनिस्ट जरूरी है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे 2 पे घात 2 कितना होता है आपका, 4 होता है, 2 दूनी 4। इसके बाद 3 पे घात 1 आपका कितना होता है, 3, 3 एकम 3। 5 पे घात 1 कितना होता है आपका, 5 होता है। इसके बाद आप देखेंगे 4 तिया आपके 12। इसके बाद आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको मैं से 4 तिया 12, 12 पंजे 60, आप डायरेक्ट आपका इसका उत्तर आ जाएगा कितना, LCM कितना 60। अगर आपको ऐसे भी आपको समस्या आ रही है तो 4 तिया 12 फिर 12 का 5 में कर लीजिएगा, तो 12 पंजे 60। तो आपका जो हमारा LCM है, LCM किसका, 6 और 20 का, 6 और 20 का जो हमारा LCM आया कितना आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। 6 और 20 का जो LCM है हमारा कितना आया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको और सही तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा LCM कितना आया, यहाँ पर हमारा LCM आया है 60, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो चुका है, उदाहरण नंबर 2 हमारा क्लियर हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है हमारा उदाहरण नंबर 2। इसके बाद यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे उदाहरण नंबर किसकी तरफ, उदाहरण नंबर हमारे 3 की तरफ। उदाहरण नंबर 3 को आपको समझने से पहले आपको एक बार इसको समझना पड़ेगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसको कर देता हूँ सही तरीके से इरेजर। देखो इस वाले उदाहरण को समझने से पहले आपको जैसे कि आपका उदाहरण नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको 96 और 404 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इनका LCM निकालना है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको इस वाले को यहाँ पर समझना पड़ेगी, जो आपको ये आपको जैसा कि यहाँ पर देखिएगा क्या दे रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM के बराबर होता है। मतलब आपको जो 2 संख्याएं दी होती हैं ना, 2 संख्याएं जो भी आपकी दी होती हैं उनका आपका यहाँ पर जो गुणनफल होता है ना, वही आपकी जो आपका HCF आएगा और जो आपका LCM आएगा उन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे कि ये वाला प्रश्न था। 2 संख्या आपको दी गई थी 6 और 20 और इनका आपका यहाँ पर जो HCF था 2 था, LCM आपका कितना आया था, यहाँ पर आपका 60 आया था, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर 2 संख्याएं
दो संख्या यहाँ पर आपको दी गई, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या आपको 20 है। इसके बाद एचसीएफ आपका कितना आया था, 2 आया था। एलसीएम आपका 60 आया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी 12 मतलब 120, और जे भी आपका कितना हो जाएगा 120। जब भी दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और हमारे जो एलसीएम आता है ना, उनका जब आपस में गुणा करेंगे दोनों ही क्या होते हैं, जो बराबर होते हैं। ये हमने अभी चेक किया, देखो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया, तो इसको आपको समझना पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, तीन संख्याओं को आपका गुणनफल, ठीक है, आपको यहाँ पर ए बी, ए गुणित बी गुणित सी लिखूंगा मैं। तीन संख्याओं का गुणनफल नहीं होता आपका एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तीन संख्याओं का गुणनफल आपके एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर नहीं होता है, कि सिर्फ किसका होता है, दो संख्याओं के गुणनफल होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर। तो आपको यहाँ पर कितने एग्जाम्पल्स बच रहे हैं, आपके यहाँ पर आपका उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 3 बच रहा है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण नंबर 3 और 4 क्या है, इसका जो आपको अगला वाला लेक्चर है उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, जिससे आपको क्या आसानी से समझ में भी आएगा। इसको लाइन को आप याद कर लीजिएगा, ये किताबों में भी दी होती है लाइन। ठीक है, और आप में इसको आपको इसलिए हम स्लो लेकर चल रहे हैं हमारा, जिससे क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है आपका। मैं आपको कम अगर जो भी आप उदाहरण अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो आपका सिलेबस भी आसानी से हो जाएगा और आपके बिल्कुल आपके रिवीजन में भी कुछ टेंशन नहीं होगी। आप जो प्रश्न बता रहे हैं उसका कम से कम आपको यहाँ से करने के बाद 1 से 2 बार आप क्या रिवीजन आप कर लिया करो अपने मन से। ठीक है, और जिसमें भी कुछ डाउट हो ना, हम क्या एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं और हम आपके डाउट्स को भी बिल्कुल क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपका जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें। ठीक है।